तकरीबन 4 दिन चला। 4 दिन चला और उस दौरान में पुलिस जो है वो बिल्कुल सिखों के विरुद्ध सांप्रदायिक किसी भी काम के लिए सिख के विरोध में काम करती। मुझे कोई डर नहीं लगा। हमारे उस समय 35 साल की उम्र थी तकरीबन, मेरे हौसले बुलंद थे। उसके प्रभाव ये हो गए कि अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए प्रेरित भेजने के लिए, और वो आज है कि आज बच्चे कंप्यूटर सीखकर टाइप राइटिंग सीखकर 80 बच्चे पीजीटी टीजीटी लगे हैं दिल्ली के स्कूलों में। तो जितना कोई, यानी कि हमने ये नहीं कहा कि इसको बड़ा आईएएस अफसर बनाएंगे, ये बनाएंगे, हमने कहा अपग्रेड करना है, जहाँ से उठान करना है। ऐसी विडो जो कि अनपढ़ थी, मैं खुद पढ़ाता रहा उसको, और जिसमें ओपन स्कूल से सामाजिक ज्ञान का पेपर देने में 3 साल लगा दिया, उसको चांस वहां से ये मिल गया कि वो हेड कलेक्टर रिटायर हुई। दंगों में मैंने 2 हिंदुओं की जान बचाई, उनके ऊपर लेट गया। और उसके बाद हुआ क्या कि यहाँ के बच्चे, इन्होंने मुझे हिट लिस्ट में डाल दी कि तुमने उनको बचाया क्या। आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। 36 साल पहले 1984 दंगे हुए जिसमें कई परिवार के लोगों की जान गई, लेकिन बहुत सारे लोग बेरोजगार भी हो गए थे। लेकिन उन्होंने बिल्कुल अपने जीरो से काम शुरू किया। लेकिन इन सब के बीच एक सिख युवक ऐसे भी थे जिन्होंने बहुत सारे लोगों की हेल्प की। वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जो वो मंजर था उसमें किस तरीके से आपने लोगों की सहायता की? इसकी आहट एक फील्ड वर्कर होने के नाते मुझे पहले ही हो गई थी। वो आहट ये यानी कि इस रूप में बदल जाएगी वो मुझे तब पता लगा जब 31 तारीख को मैं सुबह दफ्तर गया, तो उसके बाद पता लगा प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को गोली मार दी गई है। तो उसी दिन मैं फटाफट समय से पहले घर आया और आगे पीछे देखने लगा। सुबह आग का धुआं, जैसे यहाँ तिलक नगर से हरिनगर तक आग का धुआं दिखाई दे रहा था। जनकपुरी के आसपास चेक पोस्ट के पास मैं देखने गया, वहाँ ट्रक रुके हुए थे, ट्रकों को आग लगा रहे थे, सारे बसे। इतना कुछ मैंने अपनी उस वेसिनिटी में देखा, इसलिए बाहर नहीं गया। घर आके हम आराम से बैठ गए और सभी पंजाबी लोग, हिंदू सिख मल्लेदारी वाले सब इकट्ठे हो गए। किसी बाहर के आदमी को यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ नहीं करने देनी। इवन कुछ बच्चों ने आग लगाई पुलिस पोस्ट को, उनको भी मना किया मैंने। और इधर से पिशोरियों के परिवार में जिनके ज्ञानी जैल सिंह से कुछ संबंध थे तत्कालीन राष्ट्रपति जी के साथ, तो उन्होंने कहा हम उनको टेलीफोन कर रहे हैं, तो परंतु वो कह रहे हैं मेरे बस में कोई बात ही नहीं है। तो देखा कि उन्होंने कहा कि कुछ मुस्लिम लोगों ने नांगलोई में बच्चों को संभाल के रखा हुआ है, तो हम उनको लेने जा रहे हैं। और वो उनका गढ़ जो है यहाँ पर बिलादरी का, पिशोरियों का गुरुद्वारा है, यहाँ पर ला रहे हैं। पीछे हमें कुछ कैंप वगैरह लाने, धार्मिक कैंप लगाने का तजर्बा था, तो उसी तजर्बे को यहाँ पर मैंने अपने 3 टाइपराइटर लिए और चला गया कैंप में। उसके बाद कैंप ख़त्म होने पर मकान अलाट हुए। मकान अलाट होने के बाद इनको लिए हमने पहला काम पढ़ाई लिखाई का किया कि इनको काम पे कैसे लगाना है। दिल में तो बहुत गुस्सा आ रहा था कि कुछ ना कुछ कर दें, परंतु उसमें यही था कुछ करने से क्या है, ये जो मर गए हैं इनके परिवारों का पालन पोषण, इनको जिंदा कौन रखेगा, ये बात दिमाग में आई थी और किस तरह से आई थी। तो उसलिए हमने इनका पढ़ाई लिखाई का प्रबंध शुरू किया। पहले एक बार तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने हमें पूछा मीटिंग में कि कहाँ पर क्लासें लगाते हो। हमने कहा जहाँ पर महात्मा गांधी जी लगाते थे। कहने लगा क्या? मैंने कहा वो पेड़ों के नीचे लगाते थे, यहाँ 4 मंजिली मकान है उनकी छाया में लगा लेते हैं, और सर्दियों में घास पे पार्क में बैठ के धूप में लगा देते हैं। इस पर उन्होंने अपना स्कूल ऑफर किया हमें इस काम के लिए, वो अलग बात है। खैर, सरकारी अदारा भी कुछ प्रभावित था कि ये कुछ उत्थान का काम कर रहे हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई का काम कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई तो के पहले अगर वो मंजर की बात कर रहे हैं, वो कितने दिन जो मंजर है वो चला? तकरीबन 4 दिन चला। 4 दिन चला और उस दौरान में पुलिस जो है वो बिल्कुल सिखों के विरुद्ध सांप्रदायिक थी, किसी भी काम के लिए सिख के विरोध में काम करती थी। आप लोगों को डर लग रहा था? ना, मुझे कोई डर नहीं लगा।
मुझे कोई डर नहीं लगा। हमारे उस समय 35 साल की उम्र थी तकरीबन, मेरे हौसले बुलंद थे। और साथ में कुछ एक भी था कि एक सरकारी ठप्पा लगा हुआ था, तो अनजान पुलिस वालों को होता है कि ये कुछ कर नहीं सकता, गलत नहीं करेगा तो ये भी सच्ची बात है। तो उस समय हम, या फिर कुछ कह लो कि बात करने का ढंग तौर तरीका था, तो उनको गुस्सा नहीं आता था, हम डिप्लोमेटिकली बात कर लेते थे। जिस तरीके से दंगे हो रहे थे तो उसके बाद किस तरीके से उनको कैंपों में रखा गया, क्या जो छोटे छोटे बच्चे थे उनकी एजुकेशन, क्या तमाम जो सुविधाएं थी चाहे खाने पीने की, वो किस तरीके से थी? देखो जी, कैंप जिन्होंने होल्ड किए थे डिफरेंट दिल्ली में, वो जिनका वर्णन हुआ और गिल्टी में है पिछली तरफ, तो वो रेंज लंगर पानी के लिए या रात को सोने के लिए, बिस्तरों के लिए प्रबंध करना वो वॉलंटियर करते थे। उसके बाद ये कैंप, हमने ये भी सोचा कि जितना ज़्यादा कैंप लगेगा ना उतना ही खराबी समाज में आती है, इसलिए इनको सरकार से बात करके तो मकान अलाट कर दिए। जो मकान अलाट हुए तो बच्चे ऐसे ही खेलते थे आगे पीछे, हमारा कोई काम नहीं था, स्कूलों में जाते नहीं थे। हमने उनका सर्वे किया। सर्वे में पहले साल में 800 बच्चे हमने अलग अलग स्कूलों में दाखिल कराए और उनको एफिडेविट द्वारा स्कूलों में दाखिल कराया, और एक एक दो दो साल बचा के उनको प्रिपरेटरी क्लासों में तैयारी करा के तो अगले 2 साल का क्लास में दाखिल करा के एफिडेविट के द्वारा ये सोचा कि इनके जीवन के 2 साल बच जाएंगे। तो इस ढंग से उनको दिमाग जो है ना एक तरफ लगा दिया हमने कि ये उस बारे में वो जो उनके दिमाग में स्टिग्मा था वो कहीं से हटे, माता पिता से भी, उनसे भी हटे। और उसके बाद उनके लिए वोकेशनल उत्थान के लिए उनको ड्राइविंग के पेशे में डाला, एक ग्रेड ऊपर होंगे, या जो जो काम करते थे उनको 2-2 3-3 हज़ार रुपये उधारे दिए और उनको कहा भाई ये अपना काम करो, अपना अपना जहाँ जाते, कोई मंजियाँ बुनता था, कोई लोहार का काम करता था, कोई और काम करता था। उसके बाद बाबा आमटे जब 86 में दोबारा दंगे हुए तिलक विहार में, तो बाबा आमटे को हमने ये गुजारिश की कि आप कुछ करवाइए सरकार के द्वारा, जो इनका रिहेबिलिटेशन कंपल्सरी ग्राउंड पे नौकरियां देने से ही हो सकता है। उन्होंने राजीव गांधी जी से बंद कमरे में वार्ता की और उसके यानी कि फलस्वरूप इनको 85-86 में तब 600 विडोज़ को नौकरियां मिली, और फलस्वरूप आज ये इतनी नौकरी करके आज के दिन में ये जहां इनकी 2-2.5 हज़ार रुपये उस समय तनख्वाह लगी थी, आज के दिन में कम से कम 11,000 रिटायरमेंट के बाद पेंशन पा रही हैं और फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़। और जब नौकरी के दौरान जब इनकी नौकरियां लगी, उससे और ये हो गई ये घर से बाहर निकली, कोई क्लर्क लगी, कोई कुछ लगी, उसके प्रभाव ये हो गए ये अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए प्रेरित हुई भेजने के लिए। और वो आज है कि आज बच्चे कंप्यूटर सीखकर, टाइप राइटिंग सीखकर, शॉर्ट हैंड सीखकर, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देकर, हमने एक म्यूज़िक सेंटर खोला था कि ये काम में लगे रहेंगे जरा आगे पीछे, पर वो सारी की सारी टीजीटी और पीजीटी लगी हैं। आज 80 बच्चे पीजीटी टीजीटी लगे हैं दिल्ली के स्कूलों में। तो जितना कोई, यानी कि हमने ये नहीं कहा कि इसको बड़ा आईएएस अफसर बनाएंगे, ये बनाएंगे, हमने कहा अपग्रेड करना है, जहाँ से उठान करना है। ऐसी विडो जो कि अनपढ़ थी, मैं खुद पढ़ाता रहा उसको, और जिसमें ओपन स्कूल से सामाजिक ज्ञान का पेपर देने में 3 साल लगा दिए, उसको चांस वहाँ से ये मिल गया कि वो हेड क्लर्क रिटायर हुई है, चपड़ासी भर्ती हुई थी और हेड क्लर्क, यानी कि ऐसे कई केसेस हैं जो कि हम, पर उसमें हमने एक बात रखी कि हरिजन कॉलोनी को साथ लेके चले, उनके बच्चों को बराबर के तौर के ऊपर वो हमारे यहाँ आते थे और वो सिक्योर समझते अपने आप को निष्काम वेलफेयर के सेंटर में जो है। तो फिर उसके बाद करते कराते हमने फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट में हम रजिस्टर हुए। फिर इतना ही नहीं, इनका काम था, हमारी संस्था राइट विडो के। मेरे को एक चीज़ और बताइए कि उस टाइम पे आप टाइप राइटर थे, ठीक है, उस टाइम पे बहुत सारी कंप्लेनें भी लिखी गई हैं, पुलिस का रवैया किस तरीके से था? पुलिस का रवैया शुरू से सिखों के खिलाफ ही रहा, बायस्ड ही रहा। जैसे आजकल तो आप आगे पीछे पत्रकार जानते हैं कि चल रहा है कई लोगों के साथ, पुलिस का रवैया ठीक नहीं था, उठा के ले जाते थे बच्चों को घर से। अब 86 में क्या हुआ कि आपने सही पूछा कि दंगों में मैंने 2 हिंदुओं की जान बचाई, उनके ऊपर लेट गया, और उसके बाद हुआ क्या कि यहाँ के बच्चे, इन्होंने मुझे हिट लिस्ट में डाल लिया।
कि तुमने उनको बचाया क्यों। इधर शिवसेना के कुछ बच्चे, उन्होंने मुझे हिट लिस्ट पे डाल दिया कि इसने, ये सरदार वहाँ का उनकी सेवा में लगा रहता है। खैर जो कुछ था, जो कुछ तौर तरीके हमारे हमने अपनाए और उससे करते रहे, पर यानी कि बच्चे उठा, फिर बाद में ये बच्चों ने कहा आपने उनको बचाया क्यों, राइट फैक्टर ने। मगर मैं ना बचाता तुमको तो 60-70 नौजवान उठा के ले जाने थे उन्होंने। यानी कि इस तरह की बातें जो है, और कुछ संस्थाएं इनको भड़काने भी आती थी, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम वो करो। एक दिन इन बच्चों ने 10-15 नौजवानों ने कहा कि हमें बुलाया किसी ने, तो हम क्या कहें इनको जब ये लोग आते हैं। मगर तुम उनको ये कहो कि जितने भी लोग यहाँ आते हैं उनको कहो कि हमें अपने हाल पे छोड़ दो, हमें अपने आप सोचने दो, हमें अपना परिवार का क्या करना है। और जो तुम समझते हो ना कि हमने शहीदियाँ देनी है और ये करना वो करना, दे दी तुमने जो देनी है। असली शहीदी यही है कि तुम अपने माँ बाप को, अपने परिवार को पालो। तो अब जिस तरीके से आपने उस टाइम पे कैंप के अंदर बच्चों को पढ़ाया, आज वो टीचर भी बने हैं, कितनी खुशी मिलती है आपको? अनंत नींद आती है। कहीं पर भी खड़ा होता हूँ, अंकल जी कहाँ जा रहे हो, चलो बैठो स्कूटर पे। कोई बात हो, यहाँ टेलीफोन करता हूँ, आ जाता हूँ। ये मकान बना है, शिफ्ट की है, सभी वो साथ में आगे पीछे, यानी कि वो इतनी ज़्यादा, यानी कि मिलने आते हैं वो आज? बिल्कुल मिलने आते हैं। एक बात के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर है, जो बात कहता हूँ वो करते हैं, वो पूछते हैं, हंसते खेलते रहते हैं, जन्मदिन मनाते हैं सब। तो कभी वो मंजर भी याद करते हो उस टाइम का? हाँ हाँ, मंजर तो एक, ये था एक, मैं जो 15 दिन वहाँ पर एक इससे छोटी रसोई जैसी कोठड़ी में, जिसको मैं समझता हूँ काल कोठड़ी होगी, उसमें 15 दिन सोया रहा मैं, बरसातों के दिन में, गर्मी के दिनों में। तो इस ढंग से यानी कि उनके लिए ये है कि कर्फ्यू लगा हुआ था 15 दिन, तो उनको मैं अंदर बैठ गया, और जब कर्फ्यू खुलता था बाहर से निष्काम सिख वेलफेयर काउंसिल के वॉलंटियर मुझे राशन दे जाते थे, मैं इनको बांट देता था, दूध हुआ ये। आप उस टाइम पे सरकारी नौकरी के पेशे में थे, क्या कोई दिक्कत नहीं आई? ना, मैंने छुट्टी ले रखी दफ्तर से, मुझे दिक्कत नहीं आई। दिक्कत का एक ये भी है ना कि हमारा काम जो था ना, कुछ परोपकारी था, और इसकी नज़र में तो सबकी होते ही है क्या करें क्या नहीं। और अफसर अनबायस्ड अगर बैठा हो ऊपर, तो वो सब देखते हैं, पता लगता है उनका। तो थाने में, कचहरी, इधर आगे पीछे कभी कोई केस हो जाता था, तो वो हमसे पूछते सरदार जी क्या करना है। हमने कहा जी झगड़ा जितना हो गया उतना ही रहना है, स्टेटस को मेंटेन करो, आगे हमने कुछ नहीं करना। तो बिल्कुल बहुत सारे लोगों के लिए जो अंकल हैं वो इम्प्रेशन है, क्योंकि जिस तरीके से उस समय का मंजर था, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया और आज वो लोग टीचर बने हुए हैं। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।